कल और आज दोनों दिन न सिर्फ काशी वासियों की बल्कि पूरे देश की निगाहें वाराणसी पर लगी थी। पीएम मोदी ने काशी में जहां कल इस चुनाव का 21वां रोड शो किया, मेगा रोड शो था, वहीं आज वाराणसी से तीसरी बार नामांकन भी किया। आपको याद होगा जब 2014 में पीएम मोदी ने काशी में नामांकन किया तो कहा था मां गंगा ने बुलाया है, और इस बार कहा कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। जाहिर है आज के मेगा नामांकन शो में कई संदेश छिपे हैं। विपक्ष इस संदेश को कैसे लेता है ये देखने वाली बात होगी। इसी पर करेंगे आज बड़ी बहस। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन, इससे जुड़े हुए राजनीतिक पहलुओं पर पहले देखिए खास रिपोर्ट। ये 10 तस्वीरें मोदी मैजिक को बखूबी बयां कर रही हैं। काशी में हैट्रिक के लिए पीएम का मंगल नामांकन और अथक योद्धा की तरह पीएम मोदी सियासी मोर्चे पर। वहीं ये तस्वीरें पीएम मोदी के पीपल कनेक्ट को परवाज दे रही हैं। सोमवार की शाम को ये दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जहां देखिए वहां पीएम मोदी को देखने के लिए लोग ही लोग। आखिर काशी का बेटा जो आया यहाँ दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए वोटिंग की अपील की बात थी। जाहिर है हॉट सीटों में से नंबर 1 वाराणसी पर दुनिया भर की निगाहें हैं। पीएम ने गंगा सप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से मां गंगा के दर्शन पूजन आदि के बाद काशी के कोतवाल काल भैरव के दरबार में पहुंचे और कलेक्ट्रेट में अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन दाखिल कर दिया। प्रस्तावक कनिष्ठ शास्त्री को कौन नहीं जानता, उन्होंने ही तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त निकाला था। वहीं पीएम के नामांकन में 11 राज्यों के सीएम और सहयोगी दलों की मौजूदगी के साथ इस मेगा नामांकन ने सियासी माहौल में अनुमानों की नहीं बल्कि हकीकत के हर्फ साफ साफ पढ़े जा सकते हैं। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे और जो उनका कॉल है कि हम अगर बार 400 पार होंगे तो 400 पार भी होंगे। कोई विपक्ष हमलावर है, उसके अपने तर्क हैं। दिल्ली वालों का, बीजेपी वालों का झांसी वाला इंजन खटारा है कि नहीं है। 3 चरणों के चुनाव बाकी। पीएम मोदी बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है। ऐसे में 4 जून का मजमून क्या होगा इस पर बीजेपी आश्वस्त है। वही विपक्ष अपनी रणनीति के साथ सियासी तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रहा है। कृष्ण मोहन, सौरभ, आरती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब यूं तो ये प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन है, लेकिन ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी रहा और इसके बहुत सारे मायने हैं जो आगामी चरण। देखिए आज बड़ा एक दिलचस्प बयान है जो गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया है। उन्होंने कहा 380 सीटों पर हो गया मतदान और 270 के साथ मिल गया बहुमत। हालांकि ये देखिए जब अमित शाह कहते हैं, और मैंने कई इलेक्शन में देखा है कि उनके जो फिगर्स बताए जाते हैं या उनके जो बयान होते हैं उनको लोग बड़ी दिलचस्पी से और गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि पिछले कई बयान हैं वो ठीक साबित हुए हैं, तो उनका अपना एक विश्लेषण रहता है। उन्होंने कहा अभी 400 पार के लिए संघर्ष करना है आगे, तो वो ये भी मान रहे हैं कि आगामी जो चरण हैं उनमें कुछ चुनौती रहेगी। बहरहाल इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। मैथिल जी आपका स्वागत है। विजय शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और अखिल चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अखिल जी आपका भी स्वागत है, विजय जी आपका भी स्वागत है। मैथिल साहब, शुरुआत आपसे। आज गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं 270 का बहुमत मिल गया। उनकी अपनी एक एनालिसिस रहती है, अच्छे राजनीतिक पंडित हैं, उनको चाणक्य भी कहा जाता है और चुनावी राजनीति की तो गहरी समझ है, कई चुनावी मैनेजमेंट उन्होंने देखे हैं। तो ये आकलन उनका करना 380 में से 270 और उसके बाद और इतने सटीकता के साथ एक फिगर को बताना, और फिर अब शायद 169 बची हैं जिनमें से अगर 400 पार जाना है तो 130 जीतनी होंगी, यानी अगले 3 चरणों को वो खुद भी एक चुनौतीपूर्ण मानते हैं कि, और ये भी स्विंग स्टेट्स में जहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, पहले तो आप इसको कैसे लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर काफी बात हुई है, लेकिन मैं चाहूंगा पहले इस पर एक टिप्पणी से शुरुआत की जाए। धन्यवाद प्रवीण जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और आज माननीय गृह मंत्री जी ने जो 270 की फिगर दी है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 270 की फिगर के साथ में 3 चीजें और ऐड कर लीजिए। एक, विपक्ष की स्थिति बेहाल है और बाकी जो बची हुई सीटें उन्होंने बताई, 110 सीटें जो उन्होंने कहा, उन 110 सीटों के अंदर आप देखिएगा कि बहुत क्रूशल स्थिति रहेगी। वहां पर इंडी गठबंधन की हालत बहुत खराब रहने वाली। दूसरी चीज, अब जो आने वाली 130 जो बची हुई सीटें हैं
उनके अंदर आपने कहा ना 130 सीटें हमें जीतने की आवश्यकता है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बहुत आसानी से, आपने स्विंग स्टेट कहे, मैं ये मानता हूं कि प्रदेश मन बना चुके हैं। बिहार के अंदर स्थिति बिल्कुल साफ है, आप देखिएगा क्या स्थिति है इस समय में। और उत्तर प्रदेश की तो ये मैं कहूं कि वहां क्लीन स्वीप होने जा रहा है। महत्वपूर्ण बात, आज देश को ये समझ में आ चुका है कि आखिर विकास कौन कर सकता है। देश को ये समझ में आ चुका है कि पहले ऊपर से 1 रुपया चलता था, नीचे 15 पैसे पहुंचते थे। आज ऊपर से 1 रुपया चलता है और सीधा अकाउंट के अंदर अगले 5 सेकंड के बाद क्रेडिट हो जाता है। तो चोरी लकोरी खत्म हो गई। अभी आप ही के चैनल पे मैं एक न्यूज देख रहा था कि 14 घंटे लगे जो 14 करोड़ गिनने में, काले धन को रिकवर करने में जी, और 14 करोड़ गिनने में। आप देखिए कि लगातार सर्जिकल स्ट्राइक काले धन पे हो रही है। बड़े बड़े नोटों के गंठर और सोने की ईंटें निकल रही है। और ये कोई राजनेता के घर पे छापा नहीं पड़ा था, लेकिन ये राजनेताओं की अवैध संतानों के घर पे छापा पड़ा था, जिनको कि ये जो राजनेता है वो पालते हैं, पोसते हैं और अवैध रूप से सपोर्ट करते हैं। तो इसी के ऊपर लड़ाई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि मैं किसी को खाने नहीं दूंगा। इस देश के 140 करोड़ भारतवासियों के खून पसीने की कमाई को जिन लोगों ने भी लूटा है और उन सबसे खींच के निकालेंगे। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक लगातार देख रहे हैं आप, इससे भी देश का एक, जो मैं कहूं, विश्वास प्रधानमंत्री जी पे और बढ़ता चला जा रहा। जैसा कि ये लोग चिल्लाते थे कि भैया सभी विपक्षियों के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है, तो डेटा प्रधानमंत्री जी ने भी दिया कि 95% अवैध कारोबारियों पे कार्रवाई होती है। उसका एक और ताजा उदाहरण आज आप देख रहे हैं। जी, कभी किसी कांग्रेसी एमपी के घर पे 500-300 करोड़ रुपया कैश मिलता है, तो कभी किसी जो राजनेताओं की अवैध संतानें ये जो दिख रही है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के जो प्रयास किए गए हैं, उसकी वजह से जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो आंकड़ा सही सिद्ध होगा, ये बात आप कह रहे हैं। और दूसरा, आगामी जो 3 चरण है उसमें 130 का आंकड़ा आसानी से, भले ही 169 सीटों पे आसानी से पाया जाएगा। अखिल जी, जो ताकत दिखाई दी बनारस में, तो खैर निश्चित तौर पर एक प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, उनको देखने के लिए भी भीड़ उमड़ती है, लेकिन मुख्यमंत्री सभी राज्यों के, जो बीजेपी शासित या सब बीजेपी समर्थित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री थे, उनका मौजूद रहना, और साथ ही साथ में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो 2 दिन तक उनका पूर्वांचल में रहना, ये बहुत स्पष्ट तौर पर बताता है कि पूर्वांचल को लेकर बीजेपी सतर्क रहती है और अब पूरी ताकत के साथ यहां पर लड़ रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह एग्जैक्ट एक फिगर बोलते हैं। वो अगर सिर्फ उनको बोलना होता तो हो सकता है 300 बोल देते या कोई और आंकड़ा बोलते। 270 का एक आंकड़ा उन्होंने कहा। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं, आपको भी पता होगा कि पहले भी उन्होंने जब जब जो आंकड़े रखे, चाहे 300 पार की बात कही होगी, उनके आंकड़े बड़े सटीक निकले हैं। तो 270 की उनकी अपनी एक एनालिसिस है। ऐसा कह सकते हैं कि एक पोल हमारे सामने पहले ही आ गया है, नतीजों के पहले, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से या बीजेपी की तरफ से। आप लोगों को क्या लगता है, बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस क्यों, और कांग्रेस की क्या तैयारी? आप अगले 3 चरणों से क्या उम्मीद करके रखी है आपने? जब से चुनाव शुरू हुआ है उसके बाद में हमारा तो जो पार्टी का और इंडिया अलायंस के जो वोट्स थे वो बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में एक फेज के बाद में काफी आगे तक पहुंच गए हैं। जहां तक भीड़ की बात है, आप सभी जानते हैं कि छोटे मोटे निर्दलीय प्रत्याशियों की, छोटी मोटी पार्टियों की भी बात नहीं करता, निर्दलीय प्रत्याशियों की भी बहुत ज्यादा भीड़ आई हुई है। भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि आज की जो इनकी रैली थी उसके अंदर इतना ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट था, तो वो पैसा, क्योंकि हमको सबको पता है कि मैक्सिमम जो लिमिट है उसको भी अभी बढ़ाकर 95 लाख रुपए करा हुआ है जो लोकसभा का प्रत्याशी खर्च कर सकता है। तो ये भी जानने लायक बात है कि ये जो आज का खर्चा हुआ, इतना पेट्रोल, इतना बैनर्स और तमाम तरह की चीजें, क्या ये भी प्रधानमंत्री के उस इलेक्शन जो स्पेंड करने वाली कॉस्ट है उसमें ही गिनी जाएगी कि ये आगे जाएगी? लेकिन ये एक छोटी सी चीज है। भीड़ बहुत सारे लोगों की हो रही है, भीड़ हो गई है। वो कहाँ की भीड़ थी? क्या वोटर्स की भीड़ थी कि वाराणसी के बाहर की भीड़? करेंगे इस पे बाद में। ये 270 पे आप कोई आंकड़ा दे सकते हैं? आप कोई ऐसा आंकड़ा दे सकते हैं कि 300? आंकड़ों पे ही आ रहा हूँ। मेरे को तो आंकड़ा ये लग रहा है कि 200 से बहुत कम सीटें रहने वाली हैं। इसके पीछे रीजन नहीं, इनकी नहीं, आपकी सीटें बता रहे हैं, आप इनकी बता रहे हैं। आप, मैं चाह रहा हूं आप बताएं इंडिया अलायंस की क्या। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत आ रहा है। बात इतनी सी है, जब
मेरा सुन लीजिए पहले, मेरे को 2-3 मिनट लूंगा ज्यादा से ज्यादा आपके। नहीं, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे देते तो मैं टोकता ही नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मेहमान जो है वो पूरी बात आपका जवाब मेरी स्टाइल से देना चाहूंगा सर। जी जी। अखिल जी चुटकुले बड़े अच्छे देते। हम ये जानते हैं कि 400 पार का नारा दिया था, फिगर तो उन्होंने 400 की बताई थी, लेकिन अब चौथे चरण के बाद में हालत ये है कि हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि 270 दे दो। 270 नहीं आनी है, 200 भी नहीं आनी है। और हमारी जहां तक बात है, इंडिया अलायंस के जो खासतौर से कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र था, न्याय पत्र के अंदर हमारे जो वादे करे हैं कि देश की सत्ता में आने के बाद में कांग्रेस पार्टी क्या क्या काम करेगी, खासतौर से हिस्सेदारी न्याय का, तो वो हिस्सेदारी न्याय को पसंद किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी अभी इलेक्शन जीत रही है। 4 तारीख को आपके नतीजे सामने आ जाएंगे। जी अखिल जी, अब बताइए, कोई आंकड़ा बताइए, इंडिया अलायंस आपको क्या लगता है? 380 सीटों पे 270 बोले हैं, तो आप मानते हैं कि आपके पूरे अलायंस और दूसरे लोगों को जो है बची हुई सीटें तीन सर, मैं हवा में बात नहीं करूंगा, मैं हवा में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक ऐसा आंकड़ा देना बड़ा कठिन काम है, लेकिन हमारे को पूरा भरोसा है कि भारतीय लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 तारीख को हमारे पक्ष में रिजल्ट आ रहा है। आपको 110 सीटें दे रहे हैं फिर भी, तो आप मैथिल साहब क्या कहेंगे? 110 नहीं, सीटें टीवी चैनल्स हमको नहीं जिताएंगे। देखिए नहीं, ये तो मैं गृह मंत्री, देखिए गृह मंत्री अमित शाह की सुनिए। अपनी एक एनालिसिस रहती है, उन्होंने एक फिगर रखा, उस पर हम बात कर रहे हैं। जी मैथिल साहब। सुनिए नहीं, अमित देखिए, शाह और अभी पूरी मोदी जी सुन की लीजिए, टीम जो अखिल है भाई, फ्लॉप मैं होने वाली है, उसमें कोई मुझे ना दो राय नहीं है। बड़ी इनकी बातें सुनकर ना बड़ा अट्ठास हुआ। आज सुबह से जोक नहीं सुना था, आज जोक सुन लिए मैंने। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब जो कहा है, तब वो हुआ है। जब कहा इस देश में एक प्रधान और एक संविधान होगा, मैं दूसरा जोक दो सुनाऊं प्रधान, आपको? दो संविधान का खात्मा करेंगे, कलंक को हटाएंगे, तो हटा दिया। घर में घुस के मारने की बात की थी, घर में घुस के मारा। और आप सुन लीजिए, आपने कहा ना बनारस में कहीं बाहर से भीड़ ना आई हो, तो ये चिड़िया चरित्र, ये जो रणनीति आपकी रहती है, तभी आप अपने जमाई बनाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत में बैठाते हैं और यहाँ पर अवैध घुसपैठियों को अपने यहाँ बसाकर उनके आधार कार्ड बनवाते हैं, वोट बनवाते हैं, उनको परत कर थाली देते हैं और देश के संसाधनों को घुसपैठियों के हवाले कर देते हैं। इटली वाले ये राजनीतिक ये ना मिस्टेक सोचे कि बाहर से आइए। सुन लीजिए ये राजनीतिक अखिल भाई, मिस्टेक सुनिए, Very nice. बनारस पूरा Remarkable. गंगा रहा है, पूरा का मैं पूरा पूर्वांचल गंगा रहा है। देखिए, पूरा देश कह रहा है कि ये इस बार थोड़ा सरकार डायरेक्ट पूरा अटैक है। सरकार अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें अखिल जी, तो आप जवाब दें। हालांकि मैं चर्चा इस विषय पर कर नहीं रहा था, ये विषयांतर हो जाएगा। फिर भी आप कुछ कहना चाहें तो एक ही बात बोलता हूँ। बोलिए, घुसपैठ को बोलिए ना। देखिए, रोहिंग्या चुनाव का को बोलिए रिजल्ट ना, है, वो तो बांग्लादेशियों को नागरिकों पे बोलिए ना। डिपेंड ठीक है, एक मिनट सुन लेते मैं। देश के नागरिक जो फैसला करेंगे, 4 तारीख को रिजल्ट वो आएगा। मैंने अपनी बात थी कि हमारे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे जो न्याय पत्र में जो वादे करे गए हैं, लोग बाग पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात, कोई मीडिया चैनल दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है उसके बारे में पता नहीं, वाराणसी के अंदर आज एक कॉमेडियन है राजस्थान के, श्याम रंगीला, वो भी अपना जो नामांकन जो पत्र होता है वो भरने के लिए गए थे। उनको अनुमति नहीं मिली है, उनको बहाने बनाकर पुलिस प्रशासन या दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वाराणसी का, वो रोक रहा है। तो क्या वाराणसी के अंदर एक ही कॉमेडियन चुनाव लड़ सकता है कि 2 भी लड़ सकते हैं? आप जवाब दे सकते, बीजेपी के प्रवक्ता या दूसरे जेडीपी के प्रवक्ता, दो प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के। जो कॉमेडियन भारत के अंदर कॉमेडी करता घूमता, क्या पर्चा वहां से भी भर दिया क्या राहुल गांधी ने? रायबरेली के बाद क्या अब वहां से भी भर दिया क्या पर्चा, वायनाड और रायबरेली के बाद बनारस में, जो दूसरा कॉमेडियन की बात कर रहे हैं आप? बताइए जरा मुझे। मैं मानता हूं कि आपके कॉमेडियन को टक्कर रंगीला साहब नहीं दे सकते, मैं सहमत हूं, लेकिन इतनी जलन तो मत मचाइए ना भाई कि एक कॉमेडियन जो है उसको आप पर्चा ना भरने की आप अफवाह फैला रहे हैं। बनारस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने ना कोई चीटी है ना कोई अंडा है। प्रधानमंत्री जी वहां पर पिछली बार से भी 2 लाख। ठीक है, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले मैथिल साहब, मैं विजय जी को भी चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। विजय जी बड़ी देर से, क्योंकि आप दोनों की चर्चा जरा लंबी हो गई, विजय जी को भी मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। विजय जी, 270 सीटों के बारे में कहना 380 में से, और फिर अब आगे हम देख रहे हैं कि 160-170 सीटों पर अब जो चुनाव होना है उसमें 130 सीटें आपको जीतनी पड़ेंगी, और उसको खुद एक आगे का संघर्ष है, ये भी गृह मंत्री कहते हैं। तो ये 400 पार वाला जो आंकड़ा है या 400 तक का जो आंकड़ा है,
ये इसको ऐसा माना जाए कि चुनावी एक बड़ा टारगेट रख दिया गया तो 300 पार तो कोई भी आसानी से सोच लेगा, कुछ इस तरह का इसको स्ट्रेटेजी माना जाए? प्रवीण जी धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया बोलने का इतने समय बाद। जी देखिए, गृह मंत्री जी ने जो बात कही है वो सही कही है। आप 2019 का इलेक्शन का आप देखिए नतीजे क्या आए थे। 303 बीजेपी और हम 340 या 350 सीटों तक आ गए थे एनडीए गठबंधन के साथ। तो अभी हमारा जो टारगेट है वो 400 पार का है, तो वो करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम आप देखिए उत्तर भारत छोड़िए, आज दक्षिण भारत में, क्योंकि बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता था, आज दक्षिण भारत में भी हम कांग्रेस से ज्यादा मजबूत हैं। आज हमारा एक एमपी कांग्रेस से ज्यादा है दक्षिण भारत में भी। दूसरा, आप उड़ीसा में देखिए, तेलंगाना में देखिए, आंध्र प्रदेश में देखिए, केरला में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, तो बहुत सारे प्रदेश हैं। अभी बंगाल में हमारी बहुत ज्यादा सीटें बढ़ने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक नतीजे आएंगे कि 400 से भी बहुत ज्यादा सीटें हमारी आने वाली है। दूसरा, मैं कांग्रेस प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि इनकी सीटें इतनी नहीं आने वाली है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक दिखा दीजिए इनका नेता, इंडी गठबंधन का, कांग्रेस हो, एसपी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी ने ये आंकड़ा दिया हो कि इंडी गठबंधन मिलकर इतनी सीटें ले रहा हो, या कांग्रेस, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साफ बोला है कि कांग्रेस को विपक्षी पार्टी बनने के भी लाले पड़ेंगे। लेकिन अखिल जी, वो कॉन्फिडेंस इंडिया अलायंस की तरफ से कोई नहीं दिखा पाया जो बीजेपी शुरुआत से दिखा रही है, अभी भी फिगर बताने में दिखा रही है। ऐसा क्यों? और बल्कि आपकी कम सीटों पर चुनाव लड़ना ये भी एक सवालिया निशान लगा रहा, क्योंकि कांग्रेस अपनी जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रही है, अपने वजूद को बचाने की कोशिश कर रही है। ये स्पष्ट तौर पर कई अलायंस जो आपके आप से हुए, या उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे आप सेकंड कमांड में आके, या छोटी पार्टियों के साथ में कमतर आकर लड़ रहे हैं, उससे भी ये बात स्पष्ट हुई। ये सवाल खड़े हुए कांग्रेस पर। नहीं, कम सीट्स पे तो चुनाव नहीं लड़ रही कांग्रेस। उत्तर प्रदेश प्लस मेरे उत्तर प्रदेश में तो, क्योंकि हमारे अलाइज भी हैं, इंडिया अलायंस में एक कांग्रेस पार्टी नहीं है, दूसरे जो समाजवादी पार्टी है और पार्टीज है, तो हम उनके साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक टोटल कांग्रेस, आप ये भी देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी साउथ में गायब हो जाती है, कांग्रेस पार्टी साउथ में भी वही दबदबा रखती है जिस तरह का वो दबदबा अपना नॉर्थ में रखती है। तो अगर पैन इंडिया पार्टी की बात करी जाए तो पैन इंडिया, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ में आना, और कर्नाटक में बराबर से लड़ना, तमिलनाडु में एआईएडीएमके की खाली जगह को भरना, आप दक्षिण में नजरअंदाज नहीं कर सकते। और शायद मुझे लगता है कॉन्फिडेंस भी इसलिए दिख रहा। मैं बहुत ही धरातल पे ग्राउंडेड होकर कोई बड़ी बातें नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि आपकी बात सही है कि तेलंगाना में, आंध्रा में थोड़ा थोड़ा बीजेपी का है, कर्नाटक में भी है, लेकिन कर्नाटक में कम हो चुका है काफी, क्योंकि ये रेवंत वाला जो उनके अलाई थे जेडीएस, और उनकी वजह से केरल में बिल्कुल शून्य है, तमिलनाडु में बिल्कुल शून्य है, महाराष्ट्र में बहुत कमजोर हो गई है। तो इस तरह की चीजें हैं। सिर्फ हिंदी हार्टलैंड के अंदर इनकी फाइट है जो सीट्स ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा कॉन्फिडेंस है पूरा दक्षिण निपटने के बाद, देखिए अभी अगर हम 4 चरणों की बात करें, बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए, दक्षिण निपट गया और ज्यादातर सीटें निपट गई हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। इसके बावजूद वो 270 का कॉन्फिडेंस 380 पर दिखा रहे हैं। 110 जो माइनस किए, मुझे लगता है उसी चुनौती की वजह से। तो कम से कम बीजेपी इन सीटों के बावजूद 270 यानी पूर्ण बहुमत का कॉन्फिडेंस दिखा रही है। नहीं, वो डर गए, वो बेचारे गुजारिश कर रहे हैं कि 270 दे दो। लेकिन ये आप बता रहे थे कि किस लिए मोदी जी के पक्ष में इतने सारे सीएम और इतने बड़े नेता हैं, वो इसलिए कि कोई फेयरवेल के लिए आए हुए हैं वो, क्योंकि वो अब ये थोड़ी हल्की बात हो जाती है। ये अभी आप बोलेंगे, अभी मैथिल साहब, विजय जी, वो भी यही कुछ बात करेंगे, तो फिर कोई तथ्यात्मक बात नहीं होगी। मैं हाथ जोड़, ये अपने आप में एक शक्ति का दिखाना है कि इतने राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, और कोई भी हो, आप भी ये करते हैं, आपके मंचों पर भी आपके मुख्यमंत्री आते हैं। नामांकन फाइल करने जाता है तो भीड़ आती है, सामान्य सी चीज है, इसमें अपन कौन सी बड़ी बात कौन सी होगी। मैंने तो नामांकन से इसलिए शुरुआत की नहीं। मैंने आज की चर्चा में देखिए, नामांकन बड़ी खबर थी, लेकिन मैंने कहीं नामांकन की बात की। मैं बात कर रहा हूं उस कॉन्फिडेंस की जो बीजेपी ने दिखाया, अमित शाह ने अभी जब पश्चिम बंगाल 400 पार का नारे से 270 खुद बता रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो नहीं, 270 आउट ऑफ 380 बताया कि अभी तक 4 चरण जो हुए हैं उसमें 270 मिल गए, ये कहा है उन्होंने स्पष्ट।
4 तारीख से पहले बहुत कुछ बोल सकते हैं, 4 ठीक तारीख है के बाद में विजय रिजल्ट जी, आएगा, हमारे विजय पक्ष जी में आएगा, कांग्रेस पार्टी के विजय पक्ष जी में फिर भी कहीं ना कहीं एक इशारा तो ये गया कि अब बीजेपी ने जो एक वो 400 पार का नारा दिया था उसमें एक थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं, अब मामला जो है वो 350 प्लस चला जाए या 300 पार चला जाए तो एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। प्रवीण जी देखिए, इसको मैं थोड़ा सा तथ्यात्मक तरीके से समझाता हूं। जो ये 168 सीटें बची हुई हैं, इसमें हरियाणा, आपका हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, तो ये ऐसे प्रदेश हैं जहां हम पहले से 2 बार से लगातार, हमारी स्टेट में भी सरकार है और हमारे केंद्र में भी हमारे पूरी की पूरी सीटें नहीं, 2019 में इसमें ये छोटे राज्य तो आपने गिनाए, लेकिन मैं बता दूं यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये वो स्विंग स्टेट्स हैं जो 7 चरणों में थे और यहां बीजेपी के लिए चुनौतियां रही। अपनी बात पूरी करें। जी जी जी। अब देखिए, इन्होंने बात कहा कि भीड़ इकट्ठी, आपको किसने रोका है भीड़ इकट्ठे के लिए? भाई भीड़ वहां आती है जहां जिसके साथ दिल का मिलन होता है, उनको पता है जनता आशीर्वाद देने आई हुई है। अब आप मुझे बताइए, देश के 11 मुख्यमंत्री, उसके बाद में आपके 30 कैबिनेट मंत्री आती हैं और देश के पूरे क्षेत्रों से, विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं, अपनी सांस्कृतिक वो लाते हैं। और आपने खुद कहा ये आज दुर्गा सप्तमी का दिन है, ये वो दिन है जिस दिन गंगा मैया अवतरित हुई थी धरती के ऊपर। तो आप आज मोदी जी ने दिखा दिया कि वो एनडीए के सर्वमान्य और एकमात्र अपनी शक्ति दिखाई उन्होंने और दिखाने में कामयाब हुए। मैथिल साहब, शुरुआत आपसे की थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी ये जो आंकड़ा दिया गया, इस आंकड़े से, ठीक है विजय जी, क्योंकि जो मैं चाहूंगा मैथिल जी की आवाज दी जाए। मैथिल जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने थोड़ा सा रिजर्व किया अपने टारगेट को? बिल्कुल कोई रिजर्व नहीं किया है। अभी जैसा कि विजय शर्मा जी बता रहे थे, दिल्ली हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, हरियाणा हो जाए, वहां हम लोग ऑलरेडी सत्ता में हैं और हमारे वहां पर जो संगठन है वो बहुत मजबूत है। और रही बात, आपने पश्चिम बंगाल की बात की, तो मैं आपको फिगर दे रहा हूं। आपने अभी गृह मंत्री जी की फिगर की बात की, मैं भी फिगर आपको दे रहा हूं एक और, कि वहां पर 26 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। इस बार 18 थी, अब 26 आएंगी। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, तेलंगाना, आंध्रा, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में आने जा रही है। तमिलनाडु में सबसे बड़ी बात जो आपने कहा ना कि वहां पर AIADMK का हम लोगों ने जो है जगह को भरा है, ये सच बात है। मैं खुद घूमा हूं चेन्नई की सड़कों के ऊपर, और वहां पर जिस प्रकार से मैंने मैं ये कहूं कि न्यूट्रल होके पूछा है, वहां पर DMK का वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कमेंट किया था अखिल चौधरी ने कि दबदबा, तो मैं इनका दबदबा बता देता हूं भाई। ये अंडा ऑमलेट पार्टी, पश्चिम बंगाल में अंडा, हरियाणा में अंडा, उत्तर प्रदेश में अंडा, हिमाचल में अंडा, उत्तराखंड में अंडा, दिल्ली में अंडा, और आप जिस स्टेट में वहीं पे अंडा मिलेगा इनका। केवल और केवल वायनाड में जाकर वहां पे डुगडुगी बजाने वाले लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूं। मुझे आज जो काम की बातें निकल कर आई हैं उनमें कुछ फिगर्स आए हैं। मैथिल जी, आपसे भी बात करूंगा, 4 जून को अखिल जी को भी जोड़ेंगे साथ में, और फिर ये आज जो आंकड़े निकले हैं इनको जरूर निकालेंगे। विजय जी, आपसे भी बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।